नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय प्रथम का अध्ययन करवाने जा रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, अध्याय जो प्रथम है ये कक्षा 10 का इतिहास का अध्याय है। इस अध्याय का नाम है, देखिए, स्वर्णिम भारत। यानी कि इस अध्याय को हम प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक इस अध्ययन का हम अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा के अंदर इस अध्याय से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको इस 5 अंक में से कितने अंक लाने हैं? 5। 5 में से 5 अंक लाने के लिए आपको 80 तरीके से इस पाठ का रिवीजन करना अनिवार्य है। वैसे आप पाठ को पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आप 80 तरीके से इस अध्याय का रिवीजन करते हैं तो आपका जो स्कोर है अंकों का वो बढ़ेगा। देखिए बच्चों, स्वर्णिम भारत, इसका अर्थ हम अलग से जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। देखिए विद्यार्थियों, पहले हम जानते हैं कि 1206 में ऐसा क्या होता है। देखिए यहां 1206 ईस्वी तक का ही क्यों लिखा? देखिए इसका कारण यह था कि 1206 ईस्वी के अंदर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। क्या होती है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। विद्यार्थियों, 1206 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो ये की किसने? देखिए, वैसे आप इस बात से अच्छी तरीके से जानते हो कि तराइन के 2 युद्ध होते हैं। एक जो फर्स्ट वार है वो होता है 1191 ईस्वी में। दूसरा युद्ध है वो होता है 1192 ईस्वी में। ये किन के मध्य हुआ? ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य ये दोनों युद्ध लड़े गए। पृथ्वीराज चौहान कौन था? थर्ड था, तृतीय। तो विद्यार्थियों, जब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी द्वितीय तराइन युद्ध होता है, तो उस समय प्रथम तराइन के युद्ध में कौन विजयी होता है? पृथ्वीराज चौहान। ये हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी होते हैं, तो इसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी पुनः 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है और दूसरे तराइन के युद्ध में विजयी हो जाता है। इसी दूसरे युद्ध की विजय की इच्छा थी। दिल्ली के अंदर हिंदू सम्राट की शासन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। दिल्ली शासन का अंत हो जाता है और इसी दूसरे युद्ध के साथ दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, दिल्ली नहीं अपना भारत भी कह सकते हैं, इसी भारत के अंदर एक नए युग की स्थापना होती है। वो होती है विदेशी जातियों की और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो विद्यार्थियों, ये की किसने? क्या मोहम्मद गोरी था? नहीं। मोहम्मद गोरी जब इस युद्ध में आता है 1192 द्वितीय जो तराइन के युद्ध में, उस समय मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस युद्ध के अंदर साथ था और 1206 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने
दिल्ली सल्तनत की क्या रख दी, नींव रखी। और इसी के साथ ही ये भारत का एक स्वर्णिम इतिहास का अध्याय इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही समाप्त हो गया। तो इसके बाद हमारे देश के अंदर कई बर्बर जातियां आई जिन्होंने भारत के अंदर बहुत शोषण किया। इस शोषण के कारण हमने प्रारंभ से लेकर अंतिम 1206 ईस्वी तक का जो काल माना उसको हमने स्वर्णिम काल माना। इसलिए विद्यार्थियों हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत के अंदर स्वर्णिम अध्याय का युग समाप्त हो गया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमारे देश के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और विदेशी जातियों का शासन होने जा रहा है। देखिए अब आपसे इसमें से क्या प्रश्न पूछेंगे, इससे प्रश्न यह बनता है, ध्यान से देखिएगा कि इससे क्या क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन यह बनता है, एक छोटा सा प्रश्न 2 अंक का आपसे पूछ सकते हैं कि स्वर्णिम भारत की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर? स्वर्णिम भारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्वर्णिम भारत क्या है, इसके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है। देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले लिखिएगा, विश्व गुरु सोने की चिड़िया, विश्व गुरु सोने की चिड़िया वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। देखिए विद्यार्थियों आपसे प्रश्न ये पूछे कि स्वर्णिम भारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये लिखना है कि ऐसा देश जो विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझने वाला, जिसका ध्येय वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का इतिहास रहा हो, उसे हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर रहेगा, इसलिए आप इसका सही आंसर आराम से दीजिए। तो विद्यार्थियों स्वर्णिम भारत पर अगर आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछे तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखिए कि ऐसा देश जिसका इतिहास विश्व गुरु, जो विश्व में सोने की चिड़िया, विश्व को ज्ञान देने वाला और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझने वाला और जिसका ध्येय वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय हो, उस देश के इतिहास को हम स्वर्णिम भारत का कहते हैं, उसे हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। तो अब तक हमने विद्यार्थियों इस भारत के थोड़े से स्वर्णिम इतिहास को जाना कि 1200 में क्या हुआ, कब गुलाम वंश की नींव रखी, कब किसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अब हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। देखिए सबसे पहले इस अध्याय में सर्वप्रथम एक शब्द आता है जिसका नाम है महाजनपद। क्या नाम है? महाजनपद। देखिए इस महाजनपद का काल है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक का। देखिए विद्यार्थियों 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह से जन्म से पहले जो हम काल गिनते हैं उसको उल्टा गिनते हैं। क्या गिनते हैं? उल्टा। तो देखिए महाजनपद शब्द क्या है? महाजनपद किसे कहते हैं? देखिए उस समय की सबसे छोटी इकाई थी, आज भी है, परिवार। परिवार से मिलकर क्या बना? कबीला, और कबीले से मिलकर क्या बना? जन।
और जनों को मिलाकर जनपद, और जनपदों को जब आपस में मिलाया गया तो बना महाजनपद। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार परिवार से कबीला, कबीले से जन, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। तो इसका आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि महाजनपद किसे कहते हैं, यानी कि शासन की वो शासन जो जनपदों को मिलाकर बनाया जाता था, परिवार, परिवार से कबीला, कबीले से जन, जन से जनपदों को मिलाकर जब बड़े बनते थे उसे हम महाजनपद कहते थे। इन महाजनपदों की संख्या कितनी है? इन महाजनपदों की संख्या है 16। कितनी है? 16। सबसे पहले इन महाजनपद की संख्या को बताया किसने? इसका उल्लेख कहां मिलता है? देखिए विद्यार्थियों, इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है बोध ग्रंथ है, और उस बोध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। इस बोध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए इसको याद कैसे किया जा सकता है। 2 हाथ 2 पैर की अंगुलियां कितनी होती है? 16। तो अंगुलियां से अंगुत्तर याद रखिए, और ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। संख्या कितनी? 16। अंगुलियां कितनी? 16। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। तो 16 संख्या है, 16 अंगुत्तर अंगुलियां है, इससे अंगुत्तर निकाय याद रख सकते हैं। ग्रंथ कौन सा है? बोध ग्रंथ है। तो इस प्रकार महाजनपदों का उदय होता है, और 700 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक ये सारे 16 महाजनपद उदय होते हैं। अब देखिए इन महाजनपदों के अंदर किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में जानते हैं। इस महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी, एक थी राजतंत्र और एक थी गणतंत्र। कुछ ऐसे जनपद थे जिनके अंदर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी, और कुछ ऐसे जनपद थे जिसके अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। राजतंत्र का मतलब जहां पर राजा का शासन होता था सीधा तौर से, और गणतंत्र का मतलब जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती थी? चुनाव करती थी। तो इस प्रकार राजतंत्र और गणतंत्र दोनों हुआ करते थे। अंत समय में ये गणतंत्र जो महाजनपद है वो धीरे धीरे पतन के कारण की ओर आ जाते हैं। इसके पीछे भी हम आगे पढ़ेंगे कि इन महाजनपदों के पतन का कारण क्या था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपसे अगर प्रश्न पूछे कि महाजनपदों में कितने प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती थी, तो 2 कौन कौन सी? राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। अब हम देखते हैं कि एक शब्द आता है दीपांतर। क्या आता है? दीपांतर शब्द। देखिए दीपांतर शब्द क्या है? दीपांतर शब्द का शाब्दिक अर्थ है समुद्र पार। क्या है? समुद्र पार। अर्थात समुद्र पार वह प्रदेश, समुद्र पार वह प्रदेश जिस पर भारत का अधिकार हो या अधिकार था, उसे हम क्या कहते थे? दीपांतर कहते थे। इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दीपांतर क्या है, तो समुद्र पार वह प्रदेश जिस पर भारत का अधिकार था उसे हम दीपांतर कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण अगर देखें तो कई ऐसे देश थे जिन पर हमारा अधिकार था, और वो देश थे कंबोज। ये छोटे छोटे द्वीपों के रूप में हुआ करते थे। कंबोज, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कई ऐसे प्रदेश थे जहां पर द्वीपांतर के रूप में जानते थे। तो इस प्रकार आज हमने इस स्वर्णिम भारत का छोटा सा इतिहास जाना। कल हम इन महाजनपदों की संख्या, महाजनपदों की राजधानियां, और उसके बाद हम संपूर्ण महाजनपद जो राजस्थान के महाजनपद है उनका
कौन किस किस में राजतंत्रात्मक था, किस किस में गणतंत्रात्मक था, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम संपूर्ण 1200 शब्द का इतिहास जानेंगे। तो विद्यार्थियों, मुझे ये खुशी होगी कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से याद हुआ होगा। वैसे भी आपको पहले से भी याद है, तो आपका रिवीजन है वो अच्छी तरीके से हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।